हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे, वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 7 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे कि विकास के जो है प्रत्येक, यहाँ पे देख सकते हो, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकासात्मक कार्य, विकासात्मक आवश्यकताएं, या विकासात्मक बाधाएं, या विकासात्मक क्षेत्र। पहला का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से फिर से जो है डेली क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विकासात्मक आवश्यकताएं कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, विकास जो है क्या होता है? शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, या नीचे से ऊपर की ओर होता है, या एक आयामी है, या वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है? तो विकास क्या होता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो जुड़ जाए, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो विकास देखिए शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, ठीक है ना। विकास शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, तो दूसरा ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कथन और तर्क दिया गया है। कथन ए क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तर्क आर, मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते। सही विकल्प चुने। यहाँ पे कौन कौन सा सही है, कौन बताइए आप लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग 3 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तर्क आर क्या कह रहा है कि मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते। सही विकल्प चुनिए इसमें। तो इसमें तो मुझे दोनों गलत लग रहे हैं, तो दोनों आपके गलत हो जाएंगे। ओके, ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य डैश रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती हैं। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में किसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है? बताइए, धार्मिक संस्थान, या परिवार की, या जो है मीडिया की, या विद्यालय की? बताइए सब लोग। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए आप लोग, फिर जवाब दीजिए आप लोग। बहुत अच्छे। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य डैश रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती हैं। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह जो है भूमिका जो है निभाता है मीडिया की। किसकी? मीडिया की भूमिका दर्शाता है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? सांवेदिकात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। 5 का जवाब दीजिए सब लोग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है कहलाती है क्या? नकल उतरने जैसा व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, आत्मसातीकरण, या संतुलीकरण। क्या कहलाता है? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? 6 का जवाब दीजिए। वह कहलाती है आत्मसातीकरण। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, हर सब्जेक्ट की वहां पे क्लासेस मिल जाएंगी। और मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देख उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह किसका उदाहरण है? पाड़ का उदाहरण है, परिवर्तन का उदाहरण है, क्रमबद्धता का उदाहरण है, या प्रतिपादक अध्यापन का उदाहरण है? 7 का जवाब दीजिए सब लोग।
बहुत अच्छे भाई। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह किसका उदाहरण है? यह जो है पाड़ का उदाहरण है। किसका? पाड़ का उदाहरण है। तो 7 का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक जो है सहयोगात्मक प्रक्रिया है? लेवाइगोस्की, इवान पावलोव, वी.एफ. स्किनर या जॉन बी. वाटसन? 8 का जवाब दीजिए। निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? तो ये कहा गया था लेव वाइगोस्की के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि उसके जो है सिद्धांत में नारी प्रपेक्ष गौण है, या जो है उसने जो है पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया, या उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई, या उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। 9 का जवाब दीजिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है क्या? 9 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुछ भी अगर आपको बातचीत करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एजुकेशन डिसाइल आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पे, आप मुझे फॉलो करके मुझसे बातचीत भी कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसके सिद्धांत में नारी प्रपेक्ष गौण है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? संगीतमय, भाषाई, शारीरिक, गति संवेदी या व्यवहारिक? 10 का जवाब दीजिए। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? तो व्यवहारिक आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका नहीं है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? बताइए सब लोग। इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? विविध स्पष्टीकरण, रटकर याद करना और शब्दांशः पुनरावृत्ति, पुरस्कार और दंड, बार बार वेदन और अभ्यास? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? तो इसमें आपका विविध जो है स्पष्टीकरण आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में जो है कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? इसमें विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान है। नहीं, ये भी केवल लगा है तो ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। ये कुछ सही लग रहा है। बाकी चौथा भी आपको पढ़ना है। शिक्षक को कक्षा में उन बच्चों की अपेक्षा करनी चाहिए जो कक्षा में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो 12वां का जो आपका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ये तीसरा वाला हो जाएगा, तीसरा वाला, ठीक है। चलिए, ऑप्शन चारों आपको पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम में आपको जो है चारों ऑप्शन पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वे बच्चे जो अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर सीमाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में कम संभावना है कि वो जो है जेंडर रूढ़ियों का जो है अनुसरण करेंगे, या अधिक संभावना है कि वो जेंडर पृथक्करण का पालन करेंगे, या अधिक संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे, या कम संभावना है कि वो समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों के विरुद्ध होंगे? बताइए। 13 का जवाब दीजिए सब लोग। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो 13 का ऑप्शन यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कम संभावना है कि वे जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? बताइए सब लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? अच्छे से ऑप्शन को पढ़िए फिर आप लोग जवाब दीजिए। एनईपी 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? बताइए। तो अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना ये एक उद्देश्य है, और अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना ये भी है। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, तो दूसरा तीसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? बच्चे का बौद्धिक स्तर, समकक्षियों का तुलना में छात्रा का संबंधित पद, बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं, या जो है कि बच्चा सामान्य
यानी कि नियमित विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं। बताइए, गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है। बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं, ये समझने में मदद करता है गत्यात्मक मूल्यांकन। 15 का ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के जो है सीडीपी के टॉप 15 क्वेश्चन। 15 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। जितने भी 5-6 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ओके, बाकी और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। डेली क्लासेस के टाइमिंग में आपको बता दूं, डेली मॉर्निंग में 9 AM पे क्लास चलती है, दोपहर में 2:30 बजे क्लास चलती है, शाम को 6:45 पे आपकी क्लासेस चलेंगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, वो अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।